यह वह समय था जब राजनीति किसी स्थिर समझौते पर नहीं बल्कि लगातार बदलते संतुलन पर टिकी हुई थी। सीमाएं स्पष्ट थीं, लेकिन उनका अर्थ हर मौसम के साथ बदलता था। किलों का निर्माण केवल रक्षा नहीं था, बल्कि इरादों की घोषणा भी था। दूसरी ओर सत्ता की दृष्टि केवल सामने दिखने वाले भूभाग तक सीमित नहीं थी और कोई सीधा युद्ध अभी नहीं था, लेकिन उसकी जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं सदी के मध्य तक उत्तर और मध्य भारत की राजनीति एक अस्थिर संतुलन पर टिकी हुई थी। दिल्ली में सैयद वंश का प्रभाव कमजोर पड़ चुका था और आसपास के क्षेत्रीय शासक अपने अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र रूप से सैन्य और राजनीतिक कदम उठा रहे थे। इसी दौर में मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासन लगातार मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने न केवल चित्तौड़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाए रखा, बल्कि आसपास के पर्वतीय और सीमा के इलाकों में भी ठोस विस्तार की नीति अपनाई। कांठल, हाड़ौती और खिचीवाड़ा जैसे क्षेत्र मेवाड़ की सुरक्षा और प्रभाव दोनों के लिए जरूरी थे और महाराणा कुंभा इन इलाकों में किलों के माध्यम से पक्का कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर मालवा का शासक महमूद खिलजी भी अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने और पूर्वी राजस्थान में बढ़ते राजपूत प्रभाव को रोकने के लिए चिंतित था। मालवा की सल्तनत पहले ही मेवाड़ के साथ लंबे समय से टकराव की स्थिति में थी और दोनों राज्यों के बीच सीमा के क्षेत्रों को लेकर टकराव बार बार होता रहा था, क्योंकि महाराणा कुंभा द्वारा नए किलों का निर्माण और पुराने क्षेत्रों का कब्जा मालवा के लिए सीधी चुनौती बनता जा रहा था। हालांकि महमूद खिलजी की इच्छा थी कि वह पहले मेवाड़ की शक्ति को सीमित करे, लेकिन उस समय वह दिल्ली के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों में उलझा था, जिसके कारण वह तुरंत मेवाड़ की ओर ध्यान नहीं दे सका। इसी अंतराल का लाभ उठाकर महाराणा कुंभा ने कांठल क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। जब महमूद खिलजी दिल्ली से लौटकर मालवा की स्थिति पर दोबारा ध्यान देने की स्थिति में आया, तब तक उसे यह साफ दिखने लगा कि यदि मेवाड़ की इस बढ़ती शक्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो पूर्वी राजस्थान और उससे आगे के क्षेत्रों में मालवा का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में महमूद खिलजी ने अंततः मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। यहीं से वह स्थिति बनती है जहां महाराणा कुंभा की बढ़ती हुई ताकत अब मालवा के शासक महमूद खिलजी की आंखों में खटकने लगी थी। इसके बावजूद महमूद खिलजी तुरंत कोई निर्णायक कदम नहीं उठा सका, क्योंकि दिल्ली के अभियानों ने न केवल उसकी सेना और संसाधनों को जकड़ रखा था, बल्कि उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को भी अस्थायी रूप से उत्तर भारत की ओर मोड़ दिया था। जब महमूद खिलजी दिल्ली से लौटकर इन परिवर्तनों को समझ पाया, तब तक उसे यह साफ हो चुका था कि यदि और देर की गई तो मेवाड़ की शक्ति को सीमित करना और मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण उसने अंततः सीधी सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया और 30 नवंबर 1442 को मेवाड़ के विरुद्ध कूच किया। स्वयं अभियान का नेतृत्व करते हुए वह बेटवा या बेटम नदी को पार कर मेवाड़ की सीमा में प्रवेश कर गया। सीमा में पहुंचते ही उसने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांट दिया और उन्हें आसपास के क्षेत्रों में फैलने का आदेश दिया। इन टुकड़ियों को गांवों में लूट करने, धार्मिक स्थलों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने तथा व्यापक असुरक्षा का माहौल पैदा करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य सीधा युद्ध शुरू करने से पहले इलाके को अस्थिर करना, स्थानीय आबादी में डर फैलाना और महाराणा कुंभा पर मानसिक तथा सैन्य दबाव बनाना था, ताकि मेवाड़ की प्रतिरोध क्षमता को शुरुआती चरण में ही कमजोर किया जा सके। इसके बाद महमूद खिलजी अपनी मुख्य सेना के साथ केलवाड़ा के निकट पहुंचा और उसने मछिंद्रपुर के मजबूत दुर्ग को अपने कब्जे में लेने का प्रयास आरंभ किया। यह स्थान न केवल भौगोलिक रूप से जरूरी था, बल्कि प्राचीन काल से ही सैन्य नजर से मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता रहा था। पहाड़ी भूभाग, संकरे मार्ग और प्राकृतिक अवरोधों के कारण मछिंद्रपुर तक पहुंचना आसान नहीं था और खिलजी की सेना को दुर्ग के आसपास मोर्चे जमाने और नियमित घेराबंदी स्थापित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लगातार दबाव और प्रयासों के बावजूद वह इस किले को अपने कंट्रोल में नहीं ले सका और यह प्रयास अंततः
नाकाम रहा। मछिंद्रपुर में असफलता के बाद महमूद खिलजी ने केलवाड़ा क्षेत्र में स्थित बनमाता देवी के विशाल मंदिर को निशाना बनाया। यह मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि अपनी बनावट और सुरक्षा के कारण एक मजबूत किले जैसा परिसर के रूप में भी जाना जाता था। इसके भीतर पर्याप्त स्थान और ढांचे थे, जिससे इसे आसानी से बचाव के लायक बनाया जा सकता था। दीप सिंह के नेतृत्व में राजपूत सेना ने मंदिर परिसर की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल रखा था और उन्होंने खिलजी की सेना का पूरी तैयारी के साथ सामना किया। लेकिन महमूद खिलजी ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और लगातार हमले शुरू कर दिए। उसकी सेना ने दीवारों को तोड़ने, प्रवेश मार्गों पर दबाव बनाने और रक्षकों को थकाने की रणनीति अपनाई। दूसरी ओर राजपूत सैनिकों ने भी मंदिर की दीवारों और मंदिर से बाहर निकलकर बार बार कड़ा प्रतिरोध किया। संघर्ष कई दिनों तक चला और दोनों पक्षों के बीच तेज और खूनी झड़पें होती रहीं। लगभग एक सप्ताह तक चले इस संघर्ष में राजपूतों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः संख्या और संसाधनों की अधिकता के कारण जीत महमूद खिलजी की सेना के पक्ष में चली गई। लंबी लड़ाई के बाद महमूद खिलजी मंदिर परिसर पर कब्जा करने में सफल हो गया। इसके बाद मंदिर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया, उसकी संरचनाओं को तोड़ा गया और भीतर स्थापित मूर्तियों को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य मेवाड़ के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को अपमानित कर मानसिक दबाव बनाना भी था। फरिश्ता और निजामुद्दीन अहमद जैसे फारसी इतिहासकारों ने इस घटना का वर्णन अपने ग्रंथों में विस्तार से किया है और मूर्तियों के तोड़े जाने तथा मंदिर को पहुंचाए गए नुकसान को बहुत नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे इस हमले की क्रूरता और कठोरता और अधिक साफ होकर सामने आती है। इसी दौरान महमूद खिलजी को यह सूचना मिली कि महाराणा कुंभा साधु या जोगी का भेष धारण कर चित्तौड़ से निकल गए हैं। यह खबर उसके शिविर में तेजी से फैली और कुछ समय के लिए यह धारणा बनने लगी कि महाराणा कुंभा सीधे संघर्ष से बचने के लिए गुप्त रूप से पलायन कर गए हैं। लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह विवरण भरोसेमंद नहीं लगता और इसे अधिकतर अफवाह या जानबूझकर फैलाया गया भ्रम माना जाता है। इसके विपरीत जफर उल वालिह जैसे उस समय के स्रोत एक अलग ही स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जिनके अनुसार महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में बड़ी संख्या में सेना एकत्र की थी और पूरी तैयारी के साथ पलटवार की योजना बनाई थी। इन स्रोतों के अनुसार महाराणा कुंभा ने रक्षात्मक स्थिति में सिमटे रहने के बजाय सक्रिय रणनीति अपनाई और अपनी व्यवस्थित सेना के साथ मालवा की सीमा में प्रवेश किया। उन्होंने सीधे मंदू के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिससे मालवा की राजधानी के निकट असुरक्षा का माहौल बन गया। ये कार्रवाई केवल लूट तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह साफ संकेत था कि मेवाड़ की सेना न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मालवा के भीतर गहराई तक दबाव भी बना सकती है। इसके बाद यह खबर महमूद खिलजी तक पहुंची तो उसकी पूरी रणनीति अचानक बदल गई। मांडू के आसपास मेवाड़ी गतिविधियों की सूचना मिलते ही महमूद खिलजी ने बिना देरी किए चित्तौड़ की ओर कूच करने का निर्णय लिया। उसके लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह महाराणा कुंभा को सीधे टकराव में उलझाए और मेवाड़ की सेना को मालवा की सीमाओं से दूर रखे। इसी क्रम में उसने अपने पिता अजम हुमायूं को निर्देश दिया कि वे कांठल और मंदसौर क्षेत्रों में तैनात मालवी सेनाओं की कमान संभालें, ताकि उन इलाकों में कंट्रोल बना रहे और किसी संभावित मेवाड़ी हस्तक्षेप को रोका जा सके। साथ ही उसने ताज खान को एक अलग दायित्व सौंपते हुए भेजा, ताकि कलबा के मुखिया को महाराणा कुंभा के संभावित हमले से सुरक्षित रखा जा सके। और इस प्रकार महमूद खिलजी ने अपने अभियान को कई दिशाओं में बांटकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच महमूद खिलजी को अपने पिता अजम हुमायूं की मौत की खबर मिली। यह समाचार उसके लिए अचानक और गहरा सदमा लेकर आया। खबर मिलते ही वह बेचैन हो गया और तत्काल चित्तौड़ की दिशा में आगे बढ़ने की अपनी योजना को रोकते हुए मंदसौर की ओर मुड़ गया। वहां पहुंचकर उसका मुख्य उद्देश्य पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाएं करना था। सारी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद महमूद खिलजी फिर से चित्तौड़ की ओर लौटा। लौटकर उसने अपने भरोसे के सरदार ताज खान को
चित्तौड़ क्षेत्र की सैन्य कमान सौंप दी। उस समय उसकी सेनाएं मंदसौर के आसपास सक्रिय थीं और वहां की घेराबंदी में लगी हुई थीं। लेकिन नेतृत्व में बार बार हुए इस परिवर्तन और अभियानों के बंटवारे के कारण कोई निर्णायक बढ़त हासिल नहीं हो सकी। चित्तौड़ के मोर्चे पर भी स्थिति उसके पक्ष में नहीं बन पाई और उसे वहां किसी ठोस सफलता के संकेत नहीं मिले। ऐसे हालात में महमूद खिलजी ने घेराबंदी खत्म करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को ठीक ठहराने के लिए उसने बरसात के करीब आने का कारण प्रस्तुत किया। हालांकि उस समय यह केवल एक औपचारिक बहाना प्रतीत होता है। वास्तविकता यह थी कि स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं रही और अभियान से उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने के कारण उसे पीछे हटने का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन जैसे ही महमूद खिलजी की सेना के पीछे हटने के संकेत साफ होने लगे, महाराणा कुंभा ने स्थिति को तुरंत भांप लिया और बिना किसी देरी के निर्णायक कार्रवाई का आदेश दे दिया। 26 अप्रैल 1443 को उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अचानक आक्रमण किया। इस अभियान में लगभग 10,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक शामिल थे, जिन्हें व्यवस्थित रूप से महमूद खिलजी की पीछे हटती हुई सेना पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ाया गया। यह हमला पूरी तरह अप्रत्याशित था और इसी कारण महमूद खिलजी की सेना को संभलने का अवसर नहीं मिल सका। कई स्थानों पर महमूद खिलजी के दस्तों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे अपने शिविरों तथा मार्गों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि महाराणा कुंभा केवल रक्षात्मक नीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि अवसर मिलते ही आक्रामक कदम उठाने की पूरी क्षमता रखते थे। फारसी इतिहासकारों द्वारा यह कहा जाना कि महमूद खिलजी ने चित्तौड़ से केवल इसलिए प्रस्थान किया क्योंकि वर्षा का मौसम निकट था, सही नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में वर्षा जुलाई के आसपास आरंभ होती है, न कि अप्रैल में। ऐसे में यह बयान वास्तविक स्थिति को छुपाने का प्रयास अधिक लगता है। इस प्रकार महमूद खिलजी द्वारा महाराणा कुंभा को चरम स्थिति तक पहुंचाने के लिए किए गए सभी प्रयास नाकाम सिद्ध हुए और पहल पूरी तरह से मेवाड़ के पक्ष में चली गई। जब मेवाड़ के विरुद्ध चलाए गए अभियान से महमूद खिलजी को कोई ठोस और निर्णायक सफलता नहीं मिली, तो उसने अपनी रणनीति में साफ परिवर्तन किया। अब उसका ध्यान सीधे महाराणा कुंभा से टकराने के बजाय उन किलों को दोबारा अपने कब्जे में करने पर केंद्रित हो गया, जो हाल के वर्षों में मेवाड़ के प्रभाव में आ गए थे। विशेष रूप से खिचीवाड़ा के किले उसके लिए जरूरी थे, क्योंकि महाराणा कुंभा द्वारा इन किलों को अपने राज्य में शामिल किया जाना महमूद खिलजी के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। इसी उद्देश्य से महमूद खिलजी एक बड़ी और व्यवस्थित सेना लेकर आगे बढ़ा और 3 फरवरी 1444 को गागरोन के बाहरी क्षेत्रों में पहुंचा। यह क्षेत्र मालवा की सीमाओं के निकट होने के कारण उसके अभियानों के लिए पहले से ही परिचित था। प्रारंभिक चरण में उसने नदी आहू के किनारे अपना डेरा डाला और यही इलाका आगे चलकर झालावाड़ क्षेत्र के रूप में जाना गया। यहां से वह आसपास की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता था और किले पर दबाव बनाने की तैयारी कर सकता था। उस समय गागरोन का किला आचलादास खिची के पुत्र पालांसी के नियंत्रण में था। पालांसी स्वयं किले के स्वामी थे, जबकि उनका छोटा भाई धीर सिंह किले की सैन्य कमान संभाल रहे थे और सेनापति के रूप में तैनात थे। महमूद खिलजी की चढ़ाई की सूचना मिलते ही धीर सिंह ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत मेवाड़ जाकर सहायता की व्यवस्था भी की। यह युद्ध लगातार पूरे 7 दिनों तक चला और इस दौरान गागरोन के किले के भीतर और बाहर भीषण संघर्ष होता रहा। राजपूत योद्धाओं ने केवल किले की दीवारों के भीतर रहकर रक्षा करने की नीति नहीं अपनाई, बल्कि बार बार किले के फाटकों से बाहर निकलकर महमूद खिलजी की सेना पर सीधा आक्रमण भी किया। ये आक्रमण अचानक और तीव्र होते थे, जिनका उद्देश्य घेराबंदी को कमजोर करना और महमूद खिलजी की सेना को मानसिक तथा सैन्य रूप से थकाना था। हर दिन होने वाली इन झड़पों में राजपूतों ने पूरी दृढ़ता के साथ मुकाबला किया और कई अवसरों पर महमूद खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन 7वें दिन स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। उसी दिन युद्ध के दौरान किले के सेनापति धीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। धीर सिंह की यह क्षति केवल एक सैन्य नुकसान नहीं थी, बल्कि वे किले की पूरी रक्षा व्यवस्था
और नेतृत्व के केंद्र में थे। उनके गिरते ही किले के भीतर राजपूतों का व्यवस्थित प्रतिरोध कमजोर पड़ गया और लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण पहले से थके हुए रक्षकों का मनोबल भी टूटने लगा। इस स्थिति को देखते हुए किले के भीतर यह साफ हो गया कि अब व्यवस्थित रूप से युद्ध को अधिक समय तक जारी रखना संभव नहीं है। ऐसे हालात में राजपूतों ने जौहर का निर्णय लिया। इसके बाद पालांसी को किले से बाहर जाने की अनुमति दी गई। उनके निकल जाने के बाद अगले दिन शेष राजपूत योद्धाओं ने अंतिम बार युद्ध किया और अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस संघर्ष के साथ ही किले का व्यवस्थित प्रतिरोध समाप्त हो गया। अंततः महमूद खिलजी ने गागरोन के किले पर कब्जा कर लिया और अपनी विजय को स्थायी रूप देने के लिए उसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। यह नाम परिवर्तन यह संकेत था कि अब यह किला मालवा की सत्ता के अधीन माना जाएगा। इसके बाद महमूद खिलजी ने इसी सफलता के आधार पर आगे बढ़ते हुए खिचीवाड़ा क्षेत्र के अन्य जरूरी किलों को भी क्रमशः वापस अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे उस पूरे इलाके में कुछ समय के लिए मालवा का प्रभाव दोबारा स्थापित हो गया। इसके बाद महमूद खिलजी मंडलगढ़ के किले को किसी भी स्थिति में अपने राज्य के अधीन लाना चाहता था, क्योंकि यह किला आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए निर्णायक भूमिका निभाता था। इसी उद्देश्य से उसने अपनी सेना को उसी दिशा में आगे बढ़ाया और किले के निकट पहुंचकर अपनी गतिविधियां केंद्रित कर दी। मंडलगढ़ के आसपास का इलाका प्राकृतिक रूप से कठिन था और किले तक पहुंचने के मार्ग सीमित थे। इसलिए महमूद खिलजी ने सीधे आक्रमण से पहले उपयुक्त स्थान पर डेरा डालना आवश्यक समझा। उसने त्रिवेणी के पास बनास नदी के किनारे अपना शिविर स्थापित किया, ताकि सेना के ठहराव, जल की उपलब्धता और आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा सके। इस चरण में महमूद खिलजी ने केवल बल प्रयोग तक सीमित न रहकर समझौते की संभावना भी टटोलने की कोशिश की। इसी क्रम में चिटारमल और तेजा पुरोहित को मध्यस्थ के रूप में आगे किया गया, ताकि बिना लंबे संघर्ष के किले को अपने कब्जे में किया जा सके। इन वार्ताओं का उद्देश्य राजपूत पक्ष को आत्मसमर्पण या किसी प्रकार की सहमति के लिए तैयार करना था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका और किले के रक्षकों ने किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार करने से इनकार कर दिया। समझौते की कोशिश असफल होने के बाद संघर्ष की स्थिति बन गई। राजपूतों ने किले से बाहर निकलकर हमला करने आए सैनिकों का सामना किया। उनके प्रतिरोध ने महमूद खिलजी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और बार बार किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। इन टकरावों में महमूद खिलजी की सेना को कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई और अंततः उसे बिना किसी निर्णायक सफलता के पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। महमूद खिलजी की इस असफलता के बाद फारसी इतिहासकारों ने इस अभियान को यह कहकर दर्ज किया कि महमूद खिलजी मौसम के कारण लौट गया और वर्षा को पीछे हटने का कारण बताया गया। यह तरीका पहले भी कई बार अपनाया जा चुका था, जिसमें वास्तविक सैन्य विफलता को ढकने के लिए एक सुरक्षित और सामान्य बहाना प्रस्तुत कर दिया जाता था। मंडलगढ़ के सामने हुई यह पराजय उसके लिए केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति पैदा करने वाली थी। इस असफलता की भरपाई करने के उद्देश्य से महमूद खिलजी ने दोबारा तैयारी शुरू की और इस बार और अधिक व्यवस्थित तथा बड़ी सेना के साथ 11 अक्टूबर 1446 को फिर से कूच किया। इस अभियान में उसने पहले रणथंभौर के पास पहुंचकर स्थिति का आकलन किया। उसे यह साफ प्रतीत हुआ कि यदि पूर्वी राजस्थान में आगे कोई कार्रवाई करनी है तो रणथंभौर जैसे मजबूत किले को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा, क्योंकि यह मेवाड़ और ग्वालियर की दिशा से होने वाले राजपूत हमलों के सामने एक जरूरी रक्षा केंद्र था। इसी सोच के तहत उसने वहां प्रशासनिक बदलाव किए और बहार खान को हटाकर उसकी जगह मलिक सैफुद्दीन को रणथंभौर का गवर्नर नियुक्त किया, ताकि किले की रक्षा और प्रबंधन को अधिक मजबूत बनाया जा सके। इसके बाद महमूद खिलजी ने अपने अभियान को कई दिशाओं में फैलाया। उसने ताज खान को एक सैन्य दस्ता सौंपकर पचावरा और आसपास के उन इलाकों की ओर भेजा जो हाल ही में महाराणा कुंभा के प्रभाव में आ गए थे, और स्वयं महमूद खिलजी आगे बढ़ते हुए एक बार फिर मंडलगढ़ की दिशा में पहुंचा और पहले की तरह त्रिवेणी के पास बनास नदी के किनारे अपना डेरा डाला, ताकि किले पर आक्रमण की तैयारी की जा सके।
हालांकि इस बार भी स्थिति उसके अनुकूल नहीं बन सकी। वह मंडलगढ़ के किले के बिल्कुल निकट तक भी पहुंचने में असमर्थ रहा, क्योंकि किले के रक्षकों ने निष्क्रिय रहकर घेराबंदी झेलने के बजाय आक्रामक नीति अपनाई। 3 दिनों तक कठोर संघर्ष चलता रहा, लेकिन इन हमलों के कारण घेराबंदी को स्थिर रूप देना संभव नहीं हो सका। अंततः स्थिति महमूद खिलजी के पक्ष में नहीं बनी और घेराबंदी करने वाली सेना को बिना किसी उपलब्धि के फिर से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन फारसी इतिहासकारों ने इस हार को छुपाने के लिए इस बार एक नए तरीके का बहाना बनाया। फारसी इतिहासकारों द्वारा यह दावा किया गया कि महमूद खिलजी ने स्थिति की मजबूरी में शांति स्वीकार कर ली और बदले में जवाहरात तथा मसाले प्राप्त किए, लेकिन यह विवरण वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाता। ऐसे विवरणों में घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया गया है मानो महमूद खिलजी ने स्वेच्छा से अभियान समाप्त किया हो और उसे किसी प्रकार का लाभ भी मिला हो। वास्तव में यह कथन साफ रूप से बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया प्रतीत होता है, क्योंकि पूरे अभियान का मूल उद्देश्य किसी समझौते तक पहुंचना नहीं, बल्कि मंडलगढ़ के किले पर प्रत्यक्ष कब्जा करना था। यदि महमूद खिलजी अपने लक्ष्य में सफल होता तो किसी प्रकार की बातचीत या प्रतीकात्मक लाभ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वास्तविक स्थिति यह थी कि किले के रक्षकों और महाराणा कुंभा के अधीन राजपूतों के लगातार दबाव के कारण महमूद खिलजी की सेना के लिए घेराबंदी को आगे बढ़ाना संभव ही नहीं रह गया था। बार बार किए गए आक्रामक प्रतिरोध ने उसकी सैन्य योजना को बाधित कर दिया और उसे यह साफ हो गया कि बिना निर्णायक सफलता के लंबे समय तक वहां टिके रहना व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए घेराबंदी छोड़ने का कारण किसी राजनीतिक समझौते या उपहार की प्राप्ति नहीं, बल्कि राजपूतों का व्यवस्थित और प्रभावी सैन्य दबाव था, जिसके सामने उसकी सेना ठोस बढ़त नहीं बना सकी। इस पूरे संघर्ष के पीछे एक व्यापक राजनीतिक टक्कर भी काम कर रही थी, क्योंकि महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी दोनों का ध्यान पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने पर केंद्रित था, क्योंकि जो भी पक्ष यहां अपनी पकड़ मजबूत करता, उसकी स्थिति आसपास के क्षेत्रों में भी सुदृढ़ हो जाती। महाराणा कुंभा लगातार इन इलाकों को अपने अधीन लाने के प्रयास कर रहे थे, जबकि महमूद खिलजी उन्हें दोबारा मालवा के प्रभाव में लाने की कोशिश करता रहा। इसी कारण यह संघर्ष किसी एक अभियान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक और सैन्य खींचतान का रूप लेता चला गया। कुछ समय बाद मंडलगढ़ और उसके आसपास के अभियानों से अपेक्षित परिणाम न मिलने पर महमूद खिलजी ने अपनी गतिविधियों की दिशा बदली और बयाना की ओर प्रस्थान किया। बयाना पहुंचकर उसने वहां के प्रशासनिक और सैन्य मामलों को अपने अनुसार व्यवस्थित किया, ताकि उस क्षेत्र में मालवा की पकड़ कमजोर न पड़े। इन कार्यों को निपटाने के बाद वह रणथंभौर की ओर बढ़ा, क्योंकि यह किला मेवाड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी आवश्यक माना जाता था। रणथंभौर जाते समय उसने रास्ते में आलनपुर के किले को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस किले पर अधिकार करना उसके लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी था, क्योंकि इससे मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी और आसपास के क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी मजबूत होती थी। आलनपुर पर कब्जा करने के बाद महमूद खिलजी ने अपनी सेना को फिर से विभाजित किया। उसने ताज खान को 8000 घुड़सवारों के साथ मेवाड़ की सीमा की ओर भेजा और उसे वहां व्यापक तबाही मचाने का आदेश दिया, ताकि मेवाड़ के सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता फैलाई जा सके और महाराणा कुंभा पर लगातार दबाव बना रहे। इसके बाद स्वयं महमूद खिलजी ने हाड़ौती के मार्ग से वापसी का रास्ता चुना। इस दौरान उसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में प्रशासनिक कंट्रोल को अपने पक्ष में सुनिश्चित करना था, जहां स्थानीय शासकों की निष्ठा पर उसे संदेह था। कोटा पहुंचने पर उसने राव सांदा को उसके पद से हटा दिया, क्योंकि राव सांदा को महाराणा कुंभा के प्रति वफादार माना जाता था और इस कारण वह मालवा के हितों के लिए भरोसेमंद नहीं समझा जा रहा था। उसकी जगह महमूद खिलजी ने राव भान को नियुक्त किया, ताकि कोटा और आसपास के क्षेत्र में मालवा के प्रति अनुकूल शासन स्थापित किया जा सके। इस प्रकार महमूद खिलजी ने प्रत्यक्ष युद्ध के साथ साथ प्रशासनिक बदलावों के जरिए भी मेवाड़ के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश जारी रखी। इन सभी अभियानों के बाद यह साफ हो गया कि मंडलगढ़ और बनास क्षेत्र को लेकर महमूद खिलजी की सारी कोशिशें
निर्णायक सफलता तक नहीं पहुंच सकी। बार बार की गई चढ़ाइयों, घेराबंदियों और सैन्य दबाव के बावजूद वह न तो मंडलगढ़ के किले पर कब्जा कर सका और न ही मेवाड़ के प्रभाव को स्थायी रूप से कमजोर कर पाया। दूसरी ओर महाराणा कुंभा ने इन संघर्षों के दौरान मेवाड़ की रक्षा व्यवस्था केवल किलों और दीवारों पर नहीं छोड़ी थी, बल्कि संगठित सेना, आक्रामक प्रतिरोध और समय पर लिए गए निर्णय उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। इन अभियानों के बाद संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसकी दिशा साफ हो चुकी थी। मंडलगढ़, हाड़ौती और खिचीवाड़ा जैसे क्षेत्रों में मेवाड़ की स्थिति मजबूत बनी रही, जबकि मालवा को अपने सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक और सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग उपाय अपनाने पड़े। इस प्रकार मंडलगढ़ और बनास के संघर्ष केवल कुछ लड़ाइयों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच लंबे समय तक चली राजनीतिक और सैन्य प्रतिद्वंद्विता का जरूरी अध्याय बन गए, जिसने 15वीं सदी के मध्य में मेवाड़ मालवा संबंधों की दिशा तय कर दी। इस पूरे प्रसंग में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात युद्ध नहीं, बल्कि उसके बाद लिखा गया इतिहास है। फारसी इतिहासकारों ने बार बार वही तरीका अपनाया, जहां मैदान में सफलता नहीं मिली वहां शब्दों से जीत गढ़ दी गई। बहाने हर उस जगह दिखाई देते हैं जहां वास्तविक सैन्य परिणाम मुसलमानों के पक्ष में नहीं थे। यह संयोग नहीं, बल्कि एक स्थापित लेखन परंपरा थी। इन ग्रंथों में मुसलमानों की असफलताओं को या तो छुपा दिया गया या उन्हें रणनीतिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि जिन अभियानों में कोई ठोस उपलब्धि नहीं हुई उन्हें भी विजय के रंग में रंगने की कोशिश की गई। यह इतिहास नहीं, बल्कि मुसलमानों के पक्ष में किया गया सचेत संपादन था। अगर इन विवरणों को जमीन पर घटी घटनाओं से अलग करके पढ़ा जाए तो साफ दिखता है कि फारसी इतिहास लेखन का उद्देश्य घटनाओं को दर्ज करना नहीं, बल्कि इस्लामी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना था, चाहे इसके लिए वास्तविकता से कितनी ही दूरी क्यों न बनानी पड़े। और यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो रतनपुर की जंग को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और ढोलपुर की लड़ाई को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।